Yes. So now we are going to discuss the electrical resonance theory. Okay. एक छोटी सी स्टोरी से हम समझते हैं जिससे कि इजीली समझ में आ जाए. मान लो कि कोई एक पेड़ है और वो पेड़ है, जो ये पेड़ है पूरा, वो पेड़ पर कोई तुम्हारा फ्रेंड है, वो झूला झूल रहा है और ये तुम हो जो झूला झूला रहे हो. ओके. सो हो क्या रहा है, ये भाई साहब धक्का मारेंगे, मतलब तुम धक्का मारोगे और तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारा सिबलिंग आगे जाएगा और पीछे आएगा. ओके. तो वो सिस्टम है और सोर्स कौन है, तुम, क्योंकि धक्का तुम मारे, उसके तो पैर भी नीचे टच नहीं हो रहे. ओके. सो सोर्स तुम हो, तुम एनर्जी सप्लाई करोगे तब जाके वो झूला झूलेगा फिर वापस आएगा. अच्छा. सो अब हम समझते हैं क्योंकि इसके रिलेटेड है स्टोरी, तो ये समझोगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगा. सो ये तुम अगर जितना सोर्स ज्यादा होगा उतना ये भाई साहब ज्यादा ऊपर जाएंगे. ओके. वो ज्यादा ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं, अगर साइन वेव भी या वैसे हम वेव बनाए तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि जितना ज्यादा उतनी मैक्सिमम वैल्यू. तो जितना जोर से ये भाई साहब फोर्स लगाएंगे, ओके, उतनी ज्यादा एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा. थोड़ी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, जोर से कर रहे हैं तो जोर से हो रहा है. ओके, ठीक है. तो जितना एनर्जी ज्यादा उतना ये ज्यादा दूर जाएगा. अच्छा. अब बात ये है कि पहले अगर हमने ऐसे धीरे से धक्का मारा तो वो ऐसे जाके आ गया, फिर से उतने ही एनर्जी से उतने ही फोर्स से धक्का मारा हमने, से गया आ गया. अगर हम जोर से धक्का मारे तो वो और दूर जाएगा, तो जोर से धक्का मारा तो वो और दूर गया और फिर वापस आया. फिर से जोर से धक्का मारा, वही जो इससे पहले मारा था उससे ही वही फोर्स से धक्का मारा, वापस उतने ही ऊपर गया और आया. अब जो पहले दो बार, मतलब ऐसा समझो 2 टाइम्स हुआ है, पहले टाइम्स यहां जाके आ गया, दूसरे टाइम ऊपर जाके आ गया. पहले कम फोर्स लगाया था, बाद में ज्यादा फोर्स लगाया था. कहने का मीनिंग मेरा ये है कि ये पहले यहां जाके आया और बाद में यहां जाके आया. दोनों टाइम, दोनों जो केस है, दोनों में क्या सेम टाइम लगेगा या डिफरेंट टाइम लगेगा. पहले फोर्स में लगाया, कम फोर्स, यहां गया आ गया, तो ये कोई टाइम पीरियड लगेगा, सपोज 2 सेकंड के बाद आ गया वो. फिर ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा फोर्स लगाया तो थोड़ा और ज्यादा गया और फिर वापस आ गया. ओके. तो भी कोई पर्टिकुलर टाइम लगेगा. तो ये टाइम और पहले वाला टाइम दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम या डिफरेंट? एक्चुअली सेम होंगे. क्यों सेम होंगे? क्योंकि भले ही तुम पहले इतना डिस्टेंस कवर किया और फिर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस तुम ज्यादा कवर कर रहे हो लेकिन फोर्स भी तो ज्यादा लगा रहे हो. ओके. उतना ही फोर्स अगर लगाओगे, अगर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा. ओके. वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम फोर्स भी तो ज्यादा लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड भी बढ़ गई ना. पहले फोर्स लगाया तो वो स्पीड से ऐसे जाके आएगा, हमने जोर से फोर्स लगाया तो वो स्पीड से जाएगा और वापस आएगा, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? टाइम पीरियड सेम रहेगा. इतना समझ में आ गया कि अगर हमें क्या समझ में आता है, वैसे पहले स्ट्राइक क्या होता है, यहां ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा. नॉर्मल वे में ऐसे हमें समझ में आता है. स्पीड अगर सेम हुई तो जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. स्पीड सेम हुई तो, लेकिन स्पीड सेम नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हमने तो जोर से ज्यादा फोर्स, ग्रेटर फोर्स लगाया ना पहले के कंपेयर में, तो ग्रेटर फोर्स लगाया तो स्पीड भी ज्यादा होगी. अब तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन स्पीड भी ज्यादा है, तो टाइम पीरियड सेम लगेगा. डन? तो पहले 2 सेकंड में ऐसे जाके आया और जोर से फोर्स लगाया तो और भी ऊपर गया और फिर 2 सेकंड में वापस आ गया, और जोर से लगाओगे तो और दूर जाएगा और 2 सेकंड में वापस आ जाएगा, तो टाइम पीरियड रहेगा सेम. अंडरस्टूड? तो ये सेम टाइम पीरियड रहा. तो इसीलिए वो टाइम पीरियड क्या रहता है, हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T is equals to 2 pi square root of L by G. ओके. काइनेटिक्स में पढ़े थे हम ये. सो किसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंडेंट है? L, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो तो सेम रह रही है.
पहले भी धक्का मारा, बाद में भी धक्का मारा, स्ट्रिंग तो जितनी है उतनी ही रही, तो L तो सेम है, एंड ग्रेविटी वो भी सेम है। डन। तो L और G के ऊपर डिपेंड है, तो L और G के ऊपर अगर डिपेंड है तो टाइम पीरियड तो सेम ही लगने वाला है। समझ में आ गया? अगर टाइम पीरियड सेम लगने वाला है तो 1 टाइम पीरियड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम ही होगी दोनों केस में। थोड़ा कम फोर्स लगाया तब और ज्यादा फोर्स लगाया तब भी टाइम पीरियड सेम होगा। स्पीड बदल गई, उसका एम्पलीट्यूड भी बदल गया, पहले इतना ही जा रहा था अब और दूर जा रहा है, एम्पलीट्यूड भी बदल गया, लेकिन हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड सेम रहेगा, पहले का भी और बाद का भी। डन डन। ओके, तो ये पहली स्टोरी। अब वही स्टोरी में आगे एम्पलीट्यूड मतलब क्या? यहां से पहले ये यहां पर है, मतलब मीन वैल्यू है, तो मीन वैल्यू से पहले ये यहां तक जा रहा था, और दूर जाएगा, तो जितना दूर जाएगा उसको उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, सपोज यहां से यहां जा रहा था, अब यहां से यहां तक गया, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसका पहले इतना कवर कर रहे थे, अब इतना कवर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। अब ये जो एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो है हमारा वो क्या है? एम्पलीट्यूड। देन सो ये एम्पलीट्यूड जो है वो कब मैक्सिमम होगा? एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? तो एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? जब तुम सोचो कि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फोर्स लगा रहा है, जैसे कि इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रह रही है, हमने बोला फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम रह रही है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम लग रहा है, भले ही तुम यहां जाके आ जाओ, यहां से यहां जाके आ जाओ या ऊपर जाके आओ, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, बिकॉज टाइम पीरियड सेम है, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी सेम है। डन। तो टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है का मीनिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सेम हो तो टाइम पीरियड सेम है, और टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का मीनिंग वही है। सो अब टाइम पीरियड सेम है मतलब क्या? यहां से यहां गया तो भी 2 सेकेंड, यहां से ऊपर जाके आया तो भी 2 सेकेंड ही लगेगा उसको। तो हर 2 सेकेंड के बाद ये जो हमारा सिस्टम है वो ऐसे एम्पलीट्यूड पर रीच होके वापस आ रहा है। ओके, हर 2 सेकेंड के बाद, तो 2 सेकेंड उसकी फ्रीक्वेंसी है, किसकी? सिस्टम की। और ये जो सोर्स है वो भी 2 सेकेंड के बाद ही एनर्जी सप्लाई करेगा, सोर्स भी, कि भाई यहां गया, यहां अभी एनर्जी सप्लाई की तो वो गया, और ये 2 सेकेंड हुआ, तभी वापस 2 सेकेंड के बाद वो एनर्जी सप्लाई करेगा, फिर वो वापस गया, फिर आया, फिर 2 सेकेंड के बाद एनर्जी सप्लाई करेगा, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 सेकेंड। डन। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई तभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल सकता है ना। सोचो, मतलब कि ये भाई साहब तो 2 सेकेंड बाद वहां जाके वापस आ गए, और इसने 2 सेकेंड से पहले ही धक्का मार दिया मतलब जब ये अभी धक्का मार दिया तो ये जा रहे हैं, और अभी तो 1.5 सेकेंड ही हुआ है, अभी तो ये आधे रास्ते पे पहुंचा, पूरा वहां तक पहुंचा भी नहीं, 1.5 सेकेंड ही हुआ है, और उसने आके ऐसे धक्का मार दिया, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा नहीं। करेक्ट? एग्जैक्ट मैच होना चाहिए ना फ्रीक्वेंसी, कि भाई यहां से 2 सेकेंड के बाद गए और तब उसने धक्का मारा, यहां से धक्का मारा और गए, जैसे धक्का मारा ये गए और ये आया, 2 सेकेंड हुआ, वापस धक्का मारा, गए, ऐसे। अब ये चालू हुआ, ये गया और ये आगे आया और ऐसे धक्का मार दिया, भाई ये पीछे आ रहा था और तुमने ऐसे बीच में धक्का मार दिया, तो ये तो क्या पहले पूरा आ जाना चाहिए था, फिर धक्का मारना है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम रीच कर सकेंगे। सिंपल है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब रीच होगा? जब सिस्टम का और सोर्स का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम होगा तब। अंडरस्टूड? ये स्टोरी समझ में आ गई? ओके, तो उसी के बेस पे हम यहां पर देखते हैं कि हमने अगेन आरएलसी सर्किट ली हुई है। सो ये हमारा आर है, ये हमारा इंडक्टर है, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, सो उसमें इंपीडेंस हम ऐसे ही लिखते हैं, Z is equals to square root of R square into XL minus XC to the whole square। ये हमारा AC सोर्स E is equals to E naught sin omega t and this is the RMS value of current। यही हम करते थे। अब I is equals to E by Z, V by Z और E by Z, ये RMS वैल्यू है, ये भी RMS वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमें पता है, तो E की वैल्यू हमें पता है, रखनी हो तो रख दो, Z की वैल्यू भी हमें पता है। नाउ हमने क्या बोला कि जब सिस्टम और सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी
तब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। डन। अब यहां पर अगर हम चेक करें तो हमारा z एक्सएल अगर इज इक्वल टू एक्सी हुआ, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कब होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कब होगा? सोचो कि मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसा समझो, मेरी फ्रीक्वेंसी अभी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ओमेगा एल क्या है? कम, और फ्रीक्वेंसी कम है तो ओमेगा सी क्या है? ज्यादा। डन? पक्का? क्यों ओमेगा सी ज्यादा है? क्योंकि वो तो 1 अपॉन ओमेगा सी है, तो एक्सी ज्यादा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है। अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, ध्यान से, अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? एक्सएल बढ़ेगा और एक्सी कम हो जाएगा। करेक्ट? पहले फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी जब कम है तब एक्सएल की वैल्यू कम है और एक्सी की वैल्यू ज्यादा है, उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा मतलब एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओके, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। डन? तो जब ये एक्सएल बढ़ रहा है और एक्सी कम हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। करेक्ट? हम अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सी। ओके, तो जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0। एक्सएल माइनस एक्सी है और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा? 0। वो अगर 0 हो गया तो यहां पे रहा क्या? सिर्फ आर। आर तो 0 होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंडेंट है। आर थोड़ी, आर तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, वो तो है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट कौन है? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट कौन है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। डन? सो ये अगर दोनों सेम हो गए तो ये 0 हो जाएगा, आर तो रहेगा। आर रहेगा तो उस केस में हमारा इंपीडेंस क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट मींस इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओके, अगर इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गया तो जितना वो हमारा आर होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा आई मिलेगा। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आई कम मिलेगा, रेजिस्टेंस अगर कम है तो आई ज्यादा मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। डन? तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया। सो हमारा अगर वो कब होगा? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया मतलब ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? कि वो फ्रीक्वेंसी जब तुम्हें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? सोर्स की और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तब मिलेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, तो उसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो एफ आर लिखेंगे और रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा आर लिखेंगे। ओके, सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो ओमेगा एल आर एंड 1 अपॉन ओमेगा आर सी, वो दोनों सेम हो गया। तो दोनों सेम हो गया मतलब क्या? यहां पर अगर वैल्यू ये ओमेगा यहां चला गया तो ओमेगा आर का स्क्वायर हो गया और ये एल यहां आ गया तो 1 अपॉन ओमेगा मतलब 1 अपॉन एल सी हो गया। सो ओमेगा आर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। डन? ओके, तो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो गई। अगर रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये तो फॉर्मूला है, सिर्फ हमें पता ही है। ओमेगा आर, तो ओमेगा आर क्या है? 2 पाई एफ, वो वैल्यू पुट कर दी तो एफ आर की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो अगर कोई हमें न्यूमेरिकल में पूछे कि व्हाट इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। और व्हाट इज द रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ये एंगुलर है और ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कभी ऐसा भी बोले कि व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। कभी ऐसा बोल देंगे यार ये नेचुरल क्या है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो सुना, नेचुरल क्या है? नेचुरल मतलब जो मैक्सिमम तुम्हें मिले वो नेचुरल। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? जब सोर्स और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तब। मतलब क्या? कि जब एक्सएल की और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तब। डन? पक्का समझ में आ गया? ओके, सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया। ये रब कर दू ना? ओके, सो
से एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला लेके आ गया ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एलसी एंड एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। तो ये हो गई हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है तो भी यही आएगा, ये भी यही नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है तो वो भी यही आएगा। जो एंगुलर है सॉरी जो नेचुरल है वही मैक्सिमम है, और जब मैक्सिमम मिलेगा वही रेजोनेटिंग के केस में ही तो मैक्सिमम मिलेगा। तो रेजोनेटिंग मतलब क्या, जब सेम हो जाए फ्रीक्वेंसी तब। डन। क्योंकि आर में तो हम कह ही नहीं सकते ना, आर में तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी कहां पर है, एक्सएल में है और एक्सी में है, तो जब दोनों की सेम हो जाए तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगी। ओके ओके चलो, तो ये हमारा सिर्फ फॉर्मूला हुआ। अब उसके बेस पे हम फेजर डायग्राम भी फिर से ड्रॉ करते हैं, इट्स फेजर डायग्राम भी बोल सकते हैं, और रिलेशन बिटवीन दी आई नॉट एंड ओमेगा भी बोल सकते हैं। ओके सो उसमें अगर हम देखें, हमें पता है आई नॉट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू से वी बाई आर, तो उसके बेस पे आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई इम्पिडेंस, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, इम्पिडेंस का फॉर्मूला हमने लिख दिया। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब जब ओमेगा रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तब एक्सएल इज इक्वल, रेजोनेटिंग मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो वो जब हो गया तो आई नॉट मैक्स क्या हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, तो ये तो पूरा टर्म चला गया, तो आर स्क्वायर रह गया, स्क्वायर रूट में बाहर निकल के आर हो गया, तो आई नॉट मैक्स ये मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि ये वैल्यू जब सबसे ज्यादा मिनिमम होगी, ये वैल्यू सब मिनिमम होगी, नीचे की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। करेक्ट। ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो आई नॉट क्या होगा, मिनिमम। मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिनिमम होगी पर्टिकुलर केस में, तो हमें तो मिनिमम नहीं चाहिए, हमें तो आई नॉट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। आई नॉट अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो ये इंपिडेंस मिनिमम होना चाहिए। डन, इतना तो पता है। इंपिडेंस हमें मिनिमम लाना है। अच्छा, ये इंपिडेंस जो है वो मिनिमम कब आएगा, तो देखो इंपिडेंस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अगर एक्सएल माइनस एक्सी, देखो फिर से देखते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू अगर जीरो है, जीरो, तो यहां पर इंपिडेंस क्या रहा, सिर्फ आर रहा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब आर रहा। अगर एक्सएल माइनस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी नहीं है, एक्सएल माइनस एक्सी की कुछ वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू होगी तो वो आर स्क्वायर में ऐड हो जाएगी, वो आर स्क्वायर में ऐड होगी और फिर उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो पहले जो इंपिडेंस मिल रहा था उसकी कंपेयर में, पहले मतलब जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी था तब हमें एक इंपिडेंस मिला, और जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी नहीं है तब जो हमें इंपिडेंस मिलेगा वो इक्वल टू वाला रेजोनेटिंग से ज्यादा होगा या कम होगा इंपिडेंस। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी वो रेजोनेटिंग कंडीशन है, तो रेजोनेटिंग कंडीशन में हमें एक इंपिडेंस मिलेगा विच इज इक्वल टू आर, एंड एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी ना हो तब भी हमें इंपिडेंस मिलेगा, तो तब जो इंपिडेंस मिलेगा वो रेजोनेटिंग इंपिडेंस से ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, कम होगा। क्यों, और ज्यादा होगा तो भी क्यों, फॉर्मूला से ही देख सकते हो तुम, कम होगा क्योंकि आर नीचे है और वो नहीं, मैं सिर्फ इंपिडेंस की बात कर रहा हूँ, करंट की कहां बात कर रहा हूँ, मैं तो इंपिडेंस की बात कर रहा हूँ। इम्पीडेंस, हाँ इम्पीडेंस ज्यादा, हाँ करेक्ट, मैं सिर्फ इंपिडेंस की बात कर रहा हूं। सो रेजोनेटिंग कंडीशन में हमारा जो इंपिडेंस है, हमारा इंपिडेंस का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी टू दी होल स्क्वायर। अगर इंपिडेंस की कंडीशन हो तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंपिडेंस की कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये जीरो हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब आर, तो रेजोनेटिंग कंडीशन में हमारा इंपिडेंस क्या हो गया, आर हो गया। अगर रेजोनेटिंग कंडीशन नहीं है तो इंपिडेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यार, तो ये कौन सा है, रेजोनेटिंग कंडीशन। रेजोनेटिंग में इंपिडेंस क्या है, ये आर, और नॉन रेजोनेटिंग कंडीशन में इंपिडेंस क्या है, ये। तो अब तुम ये दोनों फॉर्मूला से ही चेक करो, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये तो आर है, इसमें तो कुछ भी डिफरेंस होगा, सपोज मान लो 1 का भी डिफरेंस हो, 1 ओम का भी डिफरेंस हो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो 1 का स्क्वायर आर स्क्वायर में ऐड होगा ना,
तो इससे तो ज्यादा ही हो जाएगी वैल्यू। डन। तो ये वाली नॉन रेजोनेटिंग कंडीशन वाली वैल्यू मैक्सिमम है। अंडरस्टूड? ओके। सो कहने का मीनिंग क्या है कि अब इंपीडेंस हमें मैक्सिमम कब मिलेगा? इंपीडेंस मैक्सिमम तो जब ये रेजोनेटिंग कंडीशन है, रेजोनेटिंग कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है। डन। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा। करेक्ट। इस कंडीशन में इंपीडेंस तुम्हें मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन इंपीडेंस मैक्सिमम होगा तो आई नॉट क्या हो जाएगा? अगर ये मैक्सिमम है, ये दोनों में ये ज्यादा है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर ये ज्यादा है, ये ज्यादा वैल्यू है तो आई नॉट क्या हो जाएगा? कम। लेकिन हमें आई नॉट क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ये ज्यादा चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? कम। तो वो कम से कम कितना हो सकता है? जब एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाए। तो एक्सएल माइनस एक्सी जीरो मतलब क्या? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तो वो जीरो हो जाएगा। तो फिर हमारा वो कम से कम वैल्यू हो गई, क्योंकि वो वहां कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आर ही है। अंडरस्टूड? तो इंपीडेंस मिनिमम होगा तब हमारा आई नॉट मैक्सिमम होगा। तो आई नॉट मैक्सिमम कब होगा? जब इंपीडेंस मिनिमम हो। इंपीडेंस मिनिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू जीरो हो। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई तो हमारा सिर्फ आर रहा तो आई नॉट मैक्सिमम आ जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? अब इसके बेस पे ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? तो देखो, ऐसा समझो कि ये हमारी ओमेगा आर, क्लीन कर दो पहले। अच्छा, ये हमारी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा आई नॉट है। तो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर ये हमारे किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। सो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? XL is equals to XC। रेजोनेटिंग मतलब वही XL is equals to XC। सो जब XL is equals to XC करेंगे तो तुम्हारा इंपीडेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम। तुम्हारा इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो तुम्हारा आई नॉट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। डन। तो इसीलिए यहां पर हमारा आई नॉट क्या है? मैक्सिमम। आई नॉट मैक्स। डन। सिर्फ ये पॉइंट अभी तो डिस्कस किए हैं, ग्राफ तो अभी ड्रॉ करेंगे। तो ओमेगा आर पे आई नॉट मैक्सिमम है, पता चल गया। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। वो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो वैल्यू जीरो हो गई तो इंपीडेंस हमारा हो जाएगा आर विच इज मिनिमम, और वो मिनिमम हो गया तो आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। डन। तो इसीलिए आई नॉट मैक्सिमम। अब हम क्या कर रहे हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। वो क्या होता है देखते हैं। वही चीज है वापस। ये क्या है? रेजोनेटिंग कंडीशन है। रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या होता है? एक्सएल और एक्सी सेम होता है। रेजोनेटिंग कंडीशन में ये एक्सएल है, ये एक्सएल है और ये एक्सी है। तो रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अच्छा, अब मैं रेजोनेटिंग कंडीशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उससे मैं मेरा ओमेगा बढ़ा रहा हूं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। तो रेजोनेटिंग कंडीशन ये एक्सएल है और ये एक्सी है। अगर मैं ओमेगा बढ़ा रहा हूं तो एक्सएल क्या होगा? ओमेगा बढ़ाने से एक्सएल क्या होगा? बढ़ेगा, ओमेगा एल। ओके, तो अगर मैं ओमेगा बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ेगा। ये क्या होगा? एक्सी। ओमेगा बढ़ रहा है, देखो ओमेगा बढ़ा रहा हूं, ओके, ओमेगा बढ़ा रहा हूं तो एक्सएल क्या होगा? बढ़ेगा। और ओमेगा बढ़ा रहा हूं तो एक्सी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। जैसे ही मैंने ओमेगा को बढ़ाया तो क्या हुआ? एक्सएल बढ़ा और एक्सी कम हुआ। डन। तो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ओमेगा बढ़ाया तो ये डिफरेंस देखो बढ़ाया 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 बढ़ाया। तो जैसे जैसे मैं ओमेगा, अभी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जैसे जैसे मैं ओमेगा को बढ़ा रहा हूं तो एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी कम हो रहा है। एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी कम हो रहा है। ओमेगा और बढ़ा रहा हूं, एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी कम हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ा रहा हूं, एक्सएल और एक्सी के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस बढ़ रहा है जब मैं ओमेगा बढ़ाऊं तब। डन। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर ओमेगा बढ़ाया, एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस क्या हुआ? बढ़ा। यहां कोई ज्यादा वैल्यू आएगी। रेजोनेटिंग कंडीशन में तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, लेकिन रेजोनेटिंग से मैं अगर ओमेगा बढ़ा रहा हूं तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? कुछ होगी। सपोज 10 आ गई, 20 आ गई, वैल्यू बढ़ेगी। एक्सएल माइनस एक्सी करूंगा तो वैल्यू कुछ आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी।
वो कुछ वैल्यू वापस आर स्क्वायर में ऐड होगी। आर स्क्वायर में ऐड होगी तो अभी वहां लिखा था वैसे, जो रेजोनेटिंग कंडीशन में इंपीडेंस था उसकी कंपेयर में अब इंपीडेंस बढ़ेगा या कम होगा? रेजोनेटिंग कंडीशन में इंपीडेंस क्या था? आर ही था रेजोनेटिंग में, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी था। लेकिन अभी मैं रेजोनेटिंग कंडीशन से डिस्टर्ब हो रहा हूं, मतलब अनइक्विलिब्रियम में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ओमेगा एल को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ ओमेगा को बढ़ा रहे हैं। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू कम होगी। तो जैसे ही ओमेगा बढ़ा रहा हूं, एक्सएल की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सी की वैल्यू कम हो रही है। मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? ओमेगा बढ़ाने से इनके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है तो उनके बीच का डिफरेंस बढ़ेगा, वो डिफरेंस आर स्क्वायर में ऐड होगा और जो आर स्क्वायर में ऐड होगा वहां से हमें इंपीडेंस मिलेगा। ये इंपीडेंस की वैल्यू रेजोनेटिंग कंडीशन में जो इंपीडेंस था उससे ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी ना। एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू वहां तो जीरो थी, डिफरेंस तो कम हो रहा है ना। एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू पहले क्या थी? इक्वल थी। तो वहां तो z इज इक्वल टू रेजोनेटिंग कंडीशन में, रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या था? z इज इक्वल टू आर था रेजोनेटिंग कंडीशन में। क्यों z इज इक्वल टू आर था? बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी था। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो ये जीरो हो गया, तो आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर आर, तो z यही तो z है, तो z इज इक्वल टू आर हो जाएगा। कब? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। वही हमारी रेजोनेटिंग कंडीशन है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ओमेगा को बढ़ा रहा हूं। ओमेगा को बढ़ाऊंगा तो एक्सएल बढ़ेगा और एक्सी कम होगा। एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी कम होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले तो कोई डिफरेंस ही नहीं था, अब डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ओमेगा बढ़ाने से क्या हो रहा है? डिफरेंस बढ़ रहा है। ओमेगा बढ़ाने से डिफरेंस बढ़ रहा है तो z इज इक्वल टू, अब ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये है। अब क्या है? ये फॉर्मूला है। अभी डिफरेंस बढ़ेगा तो ये डिफरेंस जो भी आया बढ़ा तो उसका स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर करके आर स्क्वायर में ऐड करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो जो इंपीडेंस मिलेगा z, वो इससे क्या होगा? बढ़ेगा। करेक्ट। अगर इंपीडेंस की वैल्यू रेजोनेटिंग कंडीशन में जो इंपीडेंस था उससे अब इंपीडेंस की वैल्यू ज्यादा आई, इंपीडेंस की वैल्यू ज्यादा आई, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी? बस इतना ही समझाना था। तो जैसे जैसे हम ओमेगा बढ़ाएंगे तो आई नॉट की वैल्यू कम होती जाएगी। डन? ओके, पक्का। अब ओमेगा बढ़ाया था ना हमने, अब कम करते हैं। तो ये रेजोनेटिंग कंडीशन है। रेजोनेटिंग कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है। अब पहले तो ओमेगा बढ़ाया था तो एक्सएल बढ़ रहा था, अब मैं ओमेगा कम कर रहा हूं। तो ओमेगा कम करूंगा, ओमेगा कम मतलब देखो ये ओमेगा ज्यादा और ये ओमेगा कम। ओके, तो ओमेगा कम कर रहा हूं। ओमेगा कम करूंगा तो एक्सएल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो एक्सएल कम हो रहा है, ओमेगा कम करने से एक्सएल कम हो रहा है और एक्सी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं ओमेगा कम करता जा रहा हूं, एक्सएल और एक्सी के बीच का डिफरेंस भले ही नेगेटिव आए, नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्सएल की वैल्यू छोटी है और एक्सी की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, नेगेटिव आएगा। लेकिन यहां पर तो नेगेटिव का भी स्क्वायर है, तो वैल्यू तो बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई और वो बढ़ी हुई वैल्यू वापस आर स्क्वायर में डालोगे, वो भी बढ़ गई। ये बढ़ गई तो इंपीडेंस बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ इंपीडेंस क्या वैल्यू देगा? ये ज्यादा है तो आई नॉट क्या होगा? कम होगा। तो तुम ओमेगा को बढ़ाओ या कम करो, आई नॉट तो कम ही होने वाला है। डन? तो ऐसे हम ये ग्राफ ड्रॉ समझने के लिए, नहीं तो ऐसे करके हम ड्रॉ कर देते कि ओमेगा बढ़ रहा है तो आई नॉट कम हो रहा है, लेकिन कैसे कम हो रहा है वो समझ रहे हैं। डन? ओके, तो ये हमारा हो गया, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। अब एक दूसरी वैल्यू भी देखते हैं कि पर्टिकुलरली हम कोई जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो रेजोनेटिंग कंडीशन में, तो रेजोनेटिंग कंडीशन में हमारा इंपीडेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ आर। रेजोनेटिंग कंडीशन में हमारा इंपीडेंस क्या है? आर। तो आर की वैल्यू तो मैं चेंज ले सकता हूं। सपोज पहले मैंने आर की वैल्यू 200 यहां लिखी हुई है, आर की वैल्यू सपोज मैंने 10 ओम ली थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने पहले कितनी ली थी? 10 ओम। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने 10 ओम ली थी, तब मुझे आई नॉट कुछ मिला होगा। अब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम ले ली, तब भी मुझे आई नॉट मिलेगा। तो आर की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊं तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी।
तो यहां पर मैंने R की वैल्यू बढ़ाई, पहले 10 ओम थी और अब 100 कर दी, पहले 10 था तो कुछ मिला, अब 100 कर दिया, R की वैल्यू बढ़ाई तो I नॉट की वैल्यू कम होगी, तो R की वैल्यू जब बढ़ाई तो I नॉट की वैल्यू कम हो गई, तो ये I नॉट मिला मुझे, पहले ये I नॉट मिला था, अब ये I नॉट मिला जब R की वैल्यू कम की तब। अब मैं उसमें ओमेगा अगर बढ़ाऊं तो भी वो कम ही होगा, और उसमें ओमेगा कम करूं तब तो वो भी वो कम ही होगा। तो वो डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए कि XL इज इक्वल्स टू XC है रेजोनेटिंग कंडीशन में, तब सिर्फ इंपिडेंस रेजिस्टर के ऊपर, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाए तो I नॉट क्या हो जाएगा, कम, और वो अगर हम कम करें तो I नॉट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो ये हम अगर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कम। अगर मैं इसको कम कर दूं, R को कम कर दूं, तो वो और भी ज्यादा बड़ा आएगा भाई, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये R मैंने और कम कर दिया 5 ओम, डन। तो R कम कर दिया तो I नॉट और बढ़ेगा, तो इसलिए ऊपर हो गया ऐसे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके, तो ये था हमारा रेजोनेंस के लिए थियरी। अंडरस्टूड? ओके, सो ड्यू टू सम वर्क इतना ही नोट्स हो पाया है।